IK एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम आने के बाद टैक्स सेविंग प्लानिंग करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। क्योंकि दोस्तों हमारे पास ऑप्शन बहुत है, ओल्ड रिजीम भी है, न्यू रिजीम भी है, दोनों रिजीम है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम दोनों रिजीम में कैसे मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हैं वो देखने वाले हैं, और किसी सैलरी ब्रैकेट में कौन सी रिजीम सही रहेगी इसका भी मैं चार्ट बताऊंगा। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। क्या किसी व्यक्ति की इनकम सैलरी से 15-16 लाख रुपए हैं, तो क्या ऐसी कंडीशन में टैक्स को जीरो किया जा सकता है? हम ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों से समझेंगे। दोनों रिजीम को हम कंपेयर करेंगे, ओल्ड रिजीम को और न्यू रिजीम को। आखिर कितनी सैलरी तक टैक्स जीरो किया जा सकता है? लेकिन हर कोई अपना टैक्स जीरो नहीं कर सकेगा, तो ये डिपेंड करेगा पर्सनल सिचुएशन पर। तो हम एक चार्ट देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी रिजीम बेहतर है टैक्स सेविंग व्यू से। तो दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम को समझिएगा, कैसे टैक्स जीरो किया जा सकता है, क्या सिचुएशन है और किस सिचुएशन के आधार पर कैसे डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इस चार्ट में आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमने टैक्सेबल इनकम इंटर की है। टैक्सेबल इनकम बनती है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और टॉप में कितने डिडक्शन बनते हैं वो देख सकते हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों के इंटरसेक्शन पे आप देख सकते हैं कि ओल्ड रिजिम बेहतर है या न्यू रिजिम। फॉर एग्जांपल किसी की 7.5 लाख की सैलरी है एंड टैक्सेबल इनकम है और उसने कोई डिडक्शन नहीं करे हैं, तो इसका मतलब उसके लिए न्यू रिजिम बेहतर हो जाती है। अगर वो 1.62 लाख की डिडक्शन क्लेम कर लेता है, कोई सेविंग कर लेता है या दूसरा डिडक्शन क्लेम कर लेता है, तो उसके लिए ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम दोनों बेहतर है। और वहीं पर उसने 1.87 लाख के डिडक्शन क्लेम कर लिए, तो उसके लिए ओल्ड रिजिम बेहतर हो जाती है। अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए ओल्ड रिजिम बेहतर है या न्यू रिजिम बेहतर है। अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, मतलब आप 20 और 30% के ब्रैकेट में आते हैं, तो आपको डिडक्शन बहुत सारी क्लेम करनी होगी। आप देख सकते हैं, अगर आप 15 लाख से ऊपर के ब्रैकेट में हैं तब आपको 3.57 लाख से ज़्यादा के डिडक्शन क्लेम करने पड़ेंगे। अगर हमारी इनकम लेवल बढ़ती है तो यहाँ पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शन क्लेम करने होंगे, तभी हमारे लिए ओल्ड रिजिम बेहतर है। अदरवाइज न्यू रिजिम बेहतर है। न्यू रिजिम इसलिए बेहतर होगी जो हमारी टैक्स रेट है वहाँ पर रेट बहुत ही कम है। ओल्ड रिजिम में टैक्स रेट ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अगर हम डिडक्शन ज़्यादा क्लेम कर लेते हैं तो ओल्ड रिजिम हमारे लिए बेहतर होगी। अब यहाँ पर एक सवाल और आ जाता है कि हम यहाँ पर डिडक्शन की बात कर रहे हैं, ये हम मैक्सिमम कैसे क्लेम कर सकते हैं ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में। तो यहाँ पर टैक्स सेविंग कैलकुलेटर बनाया हुआ है ओल्ड रिजिम के लिए और न्यू रिजिम के लिए भी। पहले हम ओल्ड रिजिम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, किसी की एनुअल सैलरी CTC, जिसे हम कॉस्ट कंपनी कहते हैं। ज़्यादातर कंपनी सैलरी देती है कॉरपोरेट एम्प्लॉय को। किसी का एनुअल CTC 16 लाख रुपए हैं, तो उस हिसाब से 50% बेसिक सैलरी होती है। तो नए रूल के हिसाब से 50% बेसिक सैलरी रखनी होती है। हमने अज्यूम किया है 50% बेसिक सैलरी, तो 8 लाख सैलरी हमारी यहाँ पर हो गई। उसके बाद देखिएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पशन हमारे पास यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पशन आता है EPF एम्प्लॉय एंड कंट्रीब्यूशन। जैसे ही हम एम्प्लॉय फंड की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर दो पार्ट आ जाते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ये हमारे CTC से अलग है, तो CTC में से अलग नहीं होता है। CTC में ही आपके दोनों पोर्शन डिडक्ट होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है ये टैक्स फ्री होता है। 7.5 लाख इन्वेस्टमेंट पर ईयर, अप टू 12% ऑफ बेसिक। जो भी आपकी बेसिक सैलरी बन रही है, जैसे हमने यहाँ पर 8 लाख की बेसिक सैलरी निकाली, तो इसका जो 12% तक का अमाउंट है वो टैक्स एग्जेम्पशन हो जाता है। EPF में सेव हो सकता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के फंड में। तो इस एग्जेम्पशन को अगर हम ले लें, ये बनती है 12%, 96,000। तो 16 लाख में थे, 96,000 चला जाता है, तो ग्रोस बचती है आपकी 15,04,000 रुपीज़।
अब देखते हैं फर्दर इसमें और कौन कौन से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पहले हम एग्जाम्शन की बात करेंगे, जो सेक्शन 10 में हमको एग्जाम्शन मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्शन आता है वो है एचआरए का एग्जाम्शन। तो ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम्शन हमको कैसे मिलते हैं। यहाँ पर 3 क्राइटेरिया होते हैं, इनमें से सबसे जो मिनिमम अमाउंट होता है उसका एचआरए का एग्जाम्शन मिल जाता है। आपका एचआरए है जो सैलरी के हिसाब से, वो पहला आपका क्राइटेरिया हो गया। दूसरा हो गया रेंट माइनस 10% ऑफ डी बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस। 10% बेसिक और डीए घटा देते हैं, वो हमारा सेकंड क्राइटेरिया होता है। तीसरा क्राइटेरिया होता है 50% या 40% बेसिक या प्लस डीए। अगर हम मेट्रोज में रह रहे हैं, यानी किराए के मकान में मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, कोलकाता या चेन्नई में, तो वहाँ पर हमारा 50% बेसिक प्लस डीए कंसिडर्ड होता है, या फिर 40% प्लस डीए कंसिडर्ड होता है नॉन मेट्रो के लिए। जो भी मिनिमम अमाउंट आएगा उसका हमको एचआरए डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्शन ली है, अप टू 20% ऑफ सैलरी हम रेंट में भर सकते हैं लेट से, या फिर एचआरए का एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हैं। 20% ऑफ सीटीसी हमने एचआरए का एग्जाम्शन क्लेम किया है, और जनरल लोग अपना एचआरए क्लेम कर रहे होते हैं या फिर रेंट भर रहे होते हैं अप टू 20% ऑफ सैलरी। तो ये हमारा अमाउंट आता है 3,20,000 इस केस में। यहाँ पर एक और एग्जाम्शन मिल जाता है हमको, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 किड्स मंथ का एग्जाम्शन मिल जाता है हमको। तो ये मंथ का एग्जाम्शन के हिसाब से होता है साल का 2400 रुपये। चिल्ड्रन का हॉस्टल अलाउंस का 2 किड्स पर ये भी हमको मिलता है 300 किड्स पर मंथ, ये हो जाता है हमारा 7,200। फिर हमको मिलता है एलटीए का एक अलाउंस, लीव ट्रेवल असिस्टेंट्स। किसी भी 4 साल के पीरियड में हम ये 2 बार क्लेम कर सकते हैं। ये हमको मिलता है खाली ट्रेवल एक्सपेंसेस पे, जैसे हमारा एयर फेयर है, ट्रेन फेयर है, रोड का फेयर है, उस पर मिलता है। यहाँ पर होटल के चार्जेस कवर नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे ट्रेवल को कवर कीजिए जहाँ पर आपका मैक्सिमम खर्चा हुआ है, यानी ज़्यादा खर्चा लगा है। जैसे कोई 4 की फैमिली हो और बाई फ्लाइट कहीं पर जाते हैं, तो यहाँ पर हमने 50,000 का एग्जाम्शन ले लिया। रिम्बर्समेंट भी आप कुछ क्लेम कर सकते हैं। कुछ कंपनी में नील्स कूपन्स मिलते हैं, इंटरनेट या मोबाइल के बिल भी आपके रिम्बर्स हो जाते हैं। वो पोर्शन आपके सीटीसी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। हालांकि इस केस में मैंने ये एग्जाम्शन 0 ही माना है, क्योंकि बहुत से केसों में ये एग्जाम्शन लोगों को नहीं मिलते हैं। फिर भी हमने 15,02,000 में से सारे एग्जाम्शन माइनस कर लिए। यहाँ पर जो हमारी नेट सैलरी रहती है वो होती है 11,24,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पर हम बाकी के डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये हमारा 50,000 का डिडक्शन है, ये सब किसी को मिलता जाता है। फिर सेकंड नंबर पर जो हमारा डिडक्शन आता है अंडर सेक्शन 2(4) इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ये हमको कितना मिल जाता है, तो ये हम हर साल 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये हम जब क्लेम कर सकते हैं जब रेंट आउट प्रॉपर्टी में नहीं रह रहे हैं, हम अपने घर में रह रहे हैं, हम इंटरेस्ट को एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हमने यहाँ 2 लाख क्लेम कर लिया। इसके बाद नेट डिडक्शन आता है हमारा 80 से, सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। यहाँ पर हम अप टू 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 1.5 लाख की टोटल लिमिट से यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं अप टू 1.5 लाख से। हमारे पास ऑप्शन क्या है, ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो हमने पहले कंसिडर किया वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था। एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट करता है अपनी तरफ से, जो भी पैसा सेविंग करता है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में, वो भी हमारा 80C के अंदर कवर हो जाता है। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जैसे आप किसी बैंक में जाके अकाउंट खोलते हैं, कई कंपनी में ईपीएफ का ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि ज़्यादा अमाउंट उनका नहीं कट रहा होता है। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर होम लोन का प्रिंसिपल भी यहाँ पर कवर होता है। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो आपने भरे हैं वो भी कवर हो जाते हैं। जिस साल में आपने मकान खरीदा है और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो आपने भरे हैं वो भी कवर होते हैं। इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड होते हैं वो भी यहाँ पर कवर होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम आप भर रहे हैं वो भी यहाँ पर कवर होगा। एसएसवाई, सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आपकी कोई बेटी है उसके लिए आप सेविंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, यह भी कवर होता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट,
पोस्ट ऑफिस एफडी, 5 ईयर एफडी, ये भी स्मॉल स्कीम है, ये भी कवर होते हैं। अगर आप ट्यूशन फीस भर रहे हैं, आपके किड है, तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगी। फिर एनपीएस का सेक्शन 80 CCD 1A, अगर आप इस क्लोज के अंदर नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर पैसा डाल रहे हैं तो वो भी कवर हो जाता है। आप जिस भी ऑप्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप उसको डेफिनेटली क्लेम करिए। 1.5 लाख की लिमिट हमको पूरी एग्जॉस्ट करनी ही चाहिए। फिर हम सेक्शन 80 CCD 1B के अंदर हम एडिशनल अमाउंट भी डाल सकते हैं। एनपीएस के अंदर ये हमको 50,000 का एडिशनल डिडक्शन भी मिल जाता है, ये भी हमको क्लेम कर लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर 50,000 का ये एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर लिया है। 80 CCD टू एनपीएस, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लोज है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ये ऑप्शन देता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के थ्रू इन्वेस्ट करने का, तो भी आप ये ले सकते हैं। हमारा क्राइटेरिया होता है अप टू 10 और बेसिक प्लस डीए प्राइवेट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अप टू 40% प्लस डीए, और इसकी हायर लिमिट है 7.5 लाख पर एनम। तो इसकी मैंने कैलकुलेशन ली, अप टू 10% और बेसिक ले ली। बेसिक था हमारा 8 लाख, अप टू 80,000 रुपये। फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पर हम अपने सेल्फ का या कोई चिल्ड्रन का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसकी प्रीमियम अप टू 25,000 पर एनम हम ये क्लेम कर सकते हैं। 80D के अंतर्गत अगर आप अपने पेरेंट्स को भी कवर कर सकते हैं, उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो आप 50,000 तक कवर कर सकते हैं। 25 अप टू 50 75,000 का आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 25,000 का ही अमाउंट लिया है। फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है 80E। अगर हम हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं अपने लिए, स्पाउस के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए, तो उसका भी हम बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपका जितना भी इंटरेस्ट जा रहा है हायर एजुकेशन के लिए, वो आप कितना भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पशन ली है 50,000 रुपये की। फिर एक और सेक्शन है 80EEB। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ख़रीदा है और उस पर लोन लिया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट के लिए सब्सिडी मिल जाती है। जो इंटरेस्ट आप भर रहे हैं उसको भी आप 1.5 लाख पूरे साल में कवर कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और क्राइटेरिया लग जाता है। यहाँ पर जो आपने लोन लिया है तो ये 90 से लेकर 22-23 तक ही होना चाहिए, तब आप उसको क्लेम कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर 50,000 रुपये ही क्लेम किया है। तो अब ध्यान से देखिए, जो हमारा सिटी से था 16 लाख रुपए तक का, हमने इतनी सारी डिडक्शन क्लेम की है। अब हमारी टैक्सेबल इनकम हो गई 4,69,000 रुपीज़ की। नीचे चलते हैं, टैक्स स्लैब देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि 5 लाख तक किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। हालांकि 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स रेट है। हमारी ओवरऑल इनकम 5 लाख रुपए के अगर नीचे आ जाती है तो सरकार हमको रिबेट दे देती है 12,500 रुपये का। ये हमारा टैक्सेबल इनकम से माइनस हो जाता है। अगर हमारी इनकम 5 लाख के नीचे आ जाती है तो हमारा टैक्स जीरो हो जाता है। हमारे केस में 4.69 लाख की टोटल इनकम आ गई है टैक्सेबल इनकम, तो इस पर हमारा किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर टैक्स जीरो कर दिया गया है। अब डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें किसी के लिए पॉसिबल ना हो इसमें से, तो हम देख सकते हैं इसमें से क्या क्या रिड्यूस कर सकते हैं। मानो किसी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लिया है तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ, या फिर एजुकेशन लोन किसी ने नहीं लिया है। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो हमारी एनुअल सीटीसी है इसको हम 15 लाख रुपए तक कर देते हैं, तो हम कितना टैक्स सेव कर पाएंगे, ऊपर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले ही हमारी 1-2 चीज़ें जीरो हो चुकी है। यहाँ पर एग्जाम्पशन ली है 90,000 की, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ईपीएफ की। फिर एचआरए हमारा 20% आ गया 3 लाख रुपए। यहाँ पर फिर बहुत छोटे ही अलाउंस मैंने लिए हैं, हो सकता है कई लोग इसको क्लेम ना कर पाएँ, तो मैं चिल्ड्रन एजुकेशन को जीरो कर देता हूँ, हॉस्टल अलाउंस को भी जीरो कर देता हूँ। एलटीए तो हमको डेफिनेटली क्लेम कर लेना चाहिए। लोग जनरली 4 साल में 2 बार तो ट्रेवल कर लेते हैं। रिम्बर्समेंट मैंने ऑलरेडी जीरो कर रखी है। स्टूडेंट डिडक्शन हमको मिलता ही है। होम लोन आपने यहाँ पर लिया है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर क्लेम कर लीजिए। अगर आपने होम लोन नहीं लिया है और लेने की घर सोच रहे हैं तो आप उसको क्लेम ज़रूर करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। एटीसी हमें डेफिनेटली क्लेम करना चाहिए। एटीसीसीडी भी हमें जनरली क्लेम कर लेना चाहिए। एनपीएस में अगेन 75,000।
आपका एम्प्लॉयर आपको ये ऑप्शन नहीं दे रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं कि वो आपको ऑप्शन दे रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 का है। लेट्स से मैं अपने यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी ले लेता हूँ। यहाँ पर इनकम बन रही है 5,10,000 रुपये, तो मुझे यहाँ पर केवल 10,000 रुपये रिड्यूस करने हैं। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर अपना हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ा सकता हूँ। मैं पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 50,000 रुपये कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई 4,85,000 रुपीज़। तो देख सकते हैं टैक्स ज़ीरो हो जाता है। तो काफ़ी आसानी से 14-15 लाख तक तो हम अपना टैक्स को ज़ीरो कर सकते हैं। बट हर कोई यहाँ पर टैक्स ज़ीरो नहीं कर पाया, क्योंकि किसी ने होम लोन लिया है या किसी ने नहीं लिया हो, किसी ने एटीसी की इन्वेस्टमेंट पूरी की हो, किसी ने ना की हो सकता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस ये उनके पास अवेलेबल हो या ना हो। बट हमको एटलीस्ट ये मेजर आइटम है ये पता चल गए। टैक्स सेव तो कर सकते हैं ओल्ड रिजिम में। अब हम बात करेंगे न्यू रिजिम की। अब हम बात करेंगे टैक्स स्लैब रेट की। तो न्यू रिजिम में जो ये टैक्स रेट है वो ओल्ड रिजिम के कंपैरिजन कम है। वहाँ पर हमारा 10 लाख के ऊपर ही 30% का ब्रैकेट लग जाता है, और यहाँ हमारा 15 लाख के ऊपर 30% का ब्रैकेट लग रहा है। और वहाँ पर अप टू 5 लाख कोई भी टैक्स नहीं लगता है, टैक्स जीरो हो जाता है। इस केस में अप टू 7 लाख पर हमारा टैक्स जीरो हो जाता है। यहाँ पर भी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कितने इनकम पर भी हमारा टैक्स जीरो हो सकता है आफ्टर क्लेमिंग ऑल डिडक्शन। तो यहाँ पहले टॉप पर चलते हैं। एनुअल सीटीसी हमने यहाँ पर 15 लाख का डाल लिया जस्ट टू हैव कंपैरिजन। तो यहाँ पर देखते हैं हम हमारे पास कौन कौन से एग्जम्पशन और डिडक्शन अवेलेबल है। बेसिक सैलरी इस केस में हो गई 7.50 लाख, और एग्जम्पशन मिल जाता है ईपीएफ का, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, अप टू 12% ऑफ बेसिक रूल सेम ही है। यहाँ पर हमको 19,000 का एग्जम्पशन मिल सकता है। तो ये चीज़ हमारे न्यू रिजीम में भी अवेलेबल है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो आप ध्यान से देखिए जितने भी हमारे पास एग्जम्पशन थे ये कुछ भी अब नहीं है। हाँ, ये रिम्बर्समेंट ये अवेलेबल हो सकते हैं अगर आपकी कंपनी इसी तरह के रिम्बर्समेंट देती है। हमने ही जीरो ही पकड़ा। चलिए और नीचे चलते हैं। अब हमारी नेट सैलरी आ गई है 40,10,000, और डिडक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर भी हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन निकलते आता है 50,000 रुपये का, जैसे ओल्ड रिजिम में था। फिर ये सेक्शन 80C 80CCD ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास सीधा ऑप्शन निकल कर आ रहा है एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी 80CCD2। अगर आपका एम्प्लॉयर ये एग्जम्पशन देता है तभी आप इसको क्लेम कर पाएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर एग्जम्पशन ले ली है। तो यहाँ पर हमारी जो टैक्सेबल इनकम आ रही है वो आ रही है 12,85,000 रुपये। वहाँ पर हमने ओल्ड रिजिम में देखा था अगर हम हमारी सारी डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं तो हमारी टैक्सेबल इनकम बहुत कम ही हो जाती है और टैक्स एक्चुअल में जीरो हो जाता है। 15 लाख रुपए के केस में अगर हम सारी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो ओल्ड रिजिम हमारे लिए बेहतर हो जाती है टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू। डेफिनेटली अगर आप ज़्यादा इन हैंड सैलरी चाहते हैं तो आपके लिए न्यू रिजिम भी बेहतर हो सकती है। अब आपकी चॉइस है कि आप ओल्ड रिजिम पर जाना चाहते हैं या न्यू रिजिम पर जाना चाहते हैं। एक पॉइंट है जो यहाँ पर रह गया कि टैक्स हमारा जीरो आखिर कितनी इनकम तक हो जाता है। इसमें आप सारे परमिटेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन लगा कर देख सकते हैं। हालांकि मैंने ये पहले कैलकुलेट कर लिया था। मैं इसको 8,40,000 रुपये कर देता हूँ अपनी एग्जेम्पशन के हिसाब से। तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाती है? तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम आई है 6,97,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा टैक्स जीरो हो जाएगा अगर हमारी इनकम 8.4 लाख है और हमारे सारे डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। तो ओल्ड रिजिम में हमारे पास एक दो तरीके और है जिससे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं हमारी टैक्स सेविंग। लेट्स मैंने घर खरीदा है और मैंने लिया है जॉइंट होम लोन। लेट्स मैंने मेरी वाइफ के साथ घर खरीदा है और लिया है जॉइंट होम लोन। तो दोनों ही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो हमारी दोनों की टैक्स सेविंग यहाँ पर हो जाएगी। दूसरा, मैं एचआरए और होम लोन दोनों को कंसिडर कर सकता हूँ हमारे टैक्स डिडक्शन के अंदर। बस यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया है, ये घर दोनों अलग अलग सिटीज़ में होने चाहिए। सवाल आता है कि हम क्या ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम के अंदर स्विच कर सकते हैं? तो आपको बता दो, आप सैलरीड क्लास से सारी इनकम आपकी सैलरी से आते हैं और आप ITR 1 फाइल करते हैं तो आप ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में कभी भी स्विच कर सकते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में। दूसरा, अगर आपका बिजनेस है या प्रोफेशनल सर्विस देते हैं या फ्रीलांसर काम करते हैं तो बिजनेस वालों के पास सिर्फ एक ही बार ऑप्शन है स्विच करने का।
यानी आपने ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में स्विच कर लिया तो आप वापस स्विच नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही न्यू रिजीम अब डिफ़ॉल्ट रिज्यूम हो चुकी है। तो जब आप ITR को फाइल करें तो ओल्ड रिजीम का ऑप्शन ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करके ही आप अपनी ITR को फाइल करें, उसमें ऑप्शन दिया होता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने फैमिली मेम्बर के साथ। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला पहला नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।